सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस का आवर इन्वायरमेंट का नेक्स्ट टॉपिक। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है पिरामिड ऑफ बायोमास। तो पिरामिड क्या होता है, ये चीजें हमने पढ़ ली थी। पिरामिड मतलब क्या होता है, जो कोई भी फूड बनाने वाले जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको पिरामिड के नीचे रखते हैं, फिर उसको खाने वाले ऊपर रहते हैं, फिर उसको ईट करने वाले ऊपर, फिर उसको ईट करने वाले ऊपर जो है रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर जो है बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो पिरामिड जो होता है इसमें एनर्जी का फ्लो कैसे होता है ये अभी हमको देखना है। तो हमने पहले वाले वीडियो में देखा था कि जो ट्रॉफिक लेवल जो होता है या जो पिरामिड जो होता है उसमें हमने ये देखा था कि कितने एनिमल्स जो होते हैं वो नीचे होते हैं, कितने ऊपर में होते हैं, कितने नेक्स्ट लेवल पर होते हैं, कितने स्पेसीज जो है अदर अदर ट्रॉफिक लेवल्स पर होते हैं, ये हमने डिस्कशन किया था। जैसे जो फार्म लैंड वाला जो हमारे पास जो था उसमें हमने देखा था कि 10 लाख क्या थे, यहाँ पर जो है प्लांट्स थे, फिर उसको खाने वाले कुछ इंसेक्ट थे, फिर उसको खाने वाले कुछ इंसेक्ट्स थे, फिर उसको खाने वाले कुछ इंसेक्ट्स थे। और जैसे जैसे पिरामिड में हम लोग नीचे से ऊपर जाते जाते हैं स्पेसीज की जो नंबर्स होती है वो क्या होने लगती है, कम होने लगती है। ठीक है। वहां पर हमने नंबर के बारे में बात किया था। अब हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे कि अगर सबसे बॉटम वाले ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को या स्पेसीज को उससे ऊपर वाला ऑर्गेनिज्म या स्पेसीज अगर उसको ईट करता है, ठीक है, तो उसको कितनी एनर्जी मिलती है ये अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो उसी में हमारा टॉपिक है एनर्जी फ्लो थ्रू ट्रॉफिक लेवल। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल। किसी भी, जैसे ये मान लो ये एक ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है, ये एक क्या है हमारे पास जो है यहाँ पर पिरामिड बना हुआ जिसमें अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स हैं। तो किसी भी ट्रॉफिक लेवल्स में कितनी एनर्जी होगी ये बता पाना क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हमारे लिए जो है डिफिकल्ट होता है। We thus usually presume biomass as a basis of the find out the energy at each trophic level। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बायोमास को जो है बेसिक बना लेते हैं। बायोमास मतलब कितनी चीजें फाइनली जो है बचती है उसको बोलते हैं बायोमास। Thus, let us find out the percentage of the biomass available from the first to the next. Further on, get an idea of the probable amount of energy that might also be available from one level to another। तो हम लोग एक क्या करते हैं, प्री अजम्पशन करते हैं और एक कैलकुलेशन करते हैं, और उसी कैलकुलेशन के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, आगे बोलते हैं कि हाँ, अगर नीचे वाले ट्रैफिक लेवल में इतनी एनर्जी है तो उसको अगर उसके ऊपर वाले ट्रैफिक लेवल का कोई स्पेसीज अगर खाता है तो उसको इतनी एनर्जी मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल इस पिरामिड का एग्जांपल लेते हैं। मान लो सबसे बॉटम वाले जो हैं प्रोड्यूसर इसमें प्लांट्स हैं, इस प्लांट्स के पास क्या है, 1000 जूल जो है क्या है, एनर्जी है। इसको इसके ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल ने खाया। तो हम लोग ये मतलब कैलकुलेशन करते हैं कि इनके पास टोटल एनर्जी थी 1000 जूल, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 100 जूल जो है वो कहाँ पहुंचा है, अगले वाले ट्रॉफिक लेवल में पहुंचा होगा करके। फिर ये हम लोग अज्यूम नहीं करते, ये कैलकुलेशन से हमने पाया है। फिर ये जो ट्रॉफिक लेवल में जितने भी स्पेसीज है, अगर इसको ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल के अगर स्पेसीज वगैरह खाते हैं तो कितनी पहुंचेगी, 10 पहुंचेगी। और इसको अगर कोई ऊपर वाला ट्रॉफिक लेवल खाता है तो उसको 1 जूल की एनर्जी जो है मिलेगी। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं 10% का लॉ भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। और एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज 10% लॉ। तो 10% लॉ का मतलब क्या होता है, बॉटम वाले ट्रॉफिक लेवल में जितने भी बायोमास है उसको ऊपर वाला अगर ट्रॉफिक लेवल का कोई ऑर्गेनिज्म अगर उसको ईट करता है तो नीचे वाले में जितनी एनर्जी है उसका सिर्फ और सिर्फ 10% ही क्या होगा, ऊपर की तरफ जो है डिलीवर होता है। इसको बोलते हैं 10% लॉ। ठीक है। तो ये बहुत सारा जब कैलकुलेशन करके किया गया तब पाया गया कि ऑन एन एवरेज किसी भी पिरामिड में नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल के में जितने भी स्पेसीज हैं उनकी जितनी एनर्जी है उसका 10% ही क्या होता है, ऊपर वाले को जो है ट्रांसफर होता है। लेकिन ये 10% ऐसा फिक्स्ड नहीं है, वो पिरामिड पर डिपेंड करता है। कुछ पिरामिड ऐसे होते हैं जिसमें 2% ही ट्रांसफर होता है, कुछ पिरामिड ऐसे होते हैं जिनमें 24% तक भी क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो ऑन एन एवरेज क्या होता है, किसी भी पिरामिड में 10% नीचे वाले की जो एनर्जी होती है वो ऊपर वाले को मिलती है। इसीलिए कई बार हमसे ये पूछ देता है कि हमको इन्वायरमेंट में जो है, जैसे ये क्या है, प्राइमरी है, ये हमारे प्रोड्यूसर हैं,
फिर ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, और ये क्या है, टर्सरी है। या मैक्सिमम अगर इसको प्राइमरी बोले, इसको सेकेंडरी बोले, इसको टर्सरी बोले, तो इसको क्वाटरनरी बोले। तो कई बार एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है कि किसी भी फूड पिरामिड में 4 से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल्स जो है हमको क्यों नहीं मिलते हैं। तो उसका रीजन समझ में आए, जैसे कि अगर इसके पास 1000 जूल एनर्जी है तो इसका 10% ही ऊपर वाले को मिलेगा, फिर इसका 10% ऊपर वाले को मिलेगा, फिर इसका 10% ऊपर वाले को मिलेगा। अब एक का 10% कितना होगा, 0.1 होगा। तो 0.1 जो जूल एनर्जी है वो अगले ट्रॉफिक लेवल तक पहुंचेगी, जो कि बहुत ज्यादा कम है। इसीलिए किसी भी फूड पिरामिड में 4 से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल जो है जनरली जो है नहीं मिलते हैं, ठीक है, ये याद रखना। Plants can convert nearly 1% of solar energy to that stored in the bond of chemical compounds synthesized by the process of photosynthesis। मतलब किसी प्लांट को जितना सनलाइट मिलता है उसका सिर्फ और सिर्फ 1% सनलाइट को ही कौन यूज कर पाता है, प्लांट जो है यूज करता है। किस पर्पस के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो ये कौन है, ये प्लांट्स रहती है। तो प्लांट्स को जितनी भी सनलाइट मिली 1% ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज होता है, बाकी 99% जो है यूज नहीं होता है। Of this only 10% is available for the organism of the next trophic level। वही चीज बोल रहा है कि सन से आया जितना सनलाइट उसका 1% यूज किया है किसने, प्लांट्स ने। अब प्लांट्स ने उसको यूज करके एनर्जी बनाई, अपना फूड बनाया, तो उसकी जो एनर्जी है उसका 10% ही अगले वाले को क्या होगा, ट्रांसफर होगा। फिर उसका 10% अगले वाले को जो है ट्रांसफर जो है होगा, जो मैं 10% लॉ जिसको बोला था। The efficiency of the conversion at a each trophic level is 10%। तो ऑलमोस्ट हर ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी का कन्वर्जन का जो रेट होता है वो 10% होता है। The efficiency of energy conversion in the different ecosystem varies from 2 to 24% have been calculated in the researches conducted so far। लेकिन ऐसा नहीं कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगी, 2 से 24% एनर्जी भी क्या होती है, ट्रांसफर जो है होती है। ये अलग अलग रिसर्चेस में पाया गया है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज 10% होता है, ये हम लोग मान के चलते हैं। Some amount of energy in plant is used to carry out the life processes while some is expended into the environment। अब देखो सिर्फ और सिर्फ 10% ही क्यों ट्रांसफर होती है, बाकी 90% कहाँ वेस्ट होता है। तो देखो बाकी 90% जो होता है वो लाइफ प्रोसेसेस में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उसको कैरी आउट करने में खर्च हो जाती है। उसके अलावा कुछ चीजें जो होती हैं वो इन्वायरमेंट से क्या होती है, निकल जाती हैं, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्म्स में क्या होती है, बाकी 90% जो होती है वो वेस्ट हो जाती है। Thus, a very small amount of energy is available to the next trophic level. Similarly, a much lesser amount of energy is available the third, fourth, and the fifth trophic level. Thus, the base of all energy pyramid is starting with the producers of the first trophic level is broadcast। इसीलिए किसी भी फूड पिरामिड में 4 से मैक्सिमम 5 ही क्या हो सकते हैं, पिरामिड जो है मतलब ट्रॉपिक लेवल हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। और किसी भी पिरामिड का जो बेस होता है वो बहुत चौड़ा होता है। क्यों, क्योंकि कम होते 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 क्या होता है, एकदम बहुत कम एनर्जी मिलती जाती है। तो अगर नीचे ज्यादा होगा, जैसे अगर नीचे वाले के पास अगर 100 जूल की एनर्जी है तो वो तो दूसरे या तीसरे ट्रॉपिक लेवल तक ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर बॉटम वाले में 1 लाख की एनर्जी है तो क्या करेगा, काफी ज्यादा ट्रॉपिक लेवल तक पहुंच जाएगा। तो कितना ट्रॉपिक लेवल होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि किसी भी फूड पिरामिड में सबसे बॉटम में कितने स्पेसीज जो है प्रेजेंट है। सच पिरामिड आर नेवर इन्वर्टेड। और ये सब पिरामिड जो होते कभी भी इन्वर्ट नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं है कि ये देखो ये जो पिरामिड है इसमें प्लांट्स को खाया इन्होंने, इसको खाया इसने, इसको खाया इसने। अब ऐसा नहीं होगा कि ये जो ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल का जो स्पीसीज है उसको नीचे वाला खा लेगा, नीचे वाले को ये खा लेगा, इसके नीचे वाले को ये खा लेगा। ये पिरामिड कभी भी इन्वर्टेड जो है नहीं होती है। This help us to understand that no matter how varied ecosystem may be, the energy flow in the most of them occurs in the similar manner। तो कोई भी फूड पिरामिड हो, सब फूड पिरामिड में क्या होता है, ऑलमोस्ट 10% एनर्जी का ही डिलीवर जो है होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ये है सन। सन से मान लो किसी प्रोड्यूसर, अब प्रोड्यूसर सन से कौन एनर्जी लेता है, जनरली प्लांट्स ही लेते हैं। तो यहाँ पर समझ लो प्लांट से। तो मान लो सन से इसको 500 किलो जूल की एनर्जी मिली। किलो जूल मतलब क्या होता है, जब 1000 जूल इकट्ठा, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है ना। लेकिन जब 1000 जूल एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको बोल देते हैं हम लोग किलो जूल। जैसे आप लोग केजी पढ़ते हो, केजी मतलब क्या होता है, किलोग्राम।
तो अगर 1000 ग्राम इकट्ठा हो जाते हैं तो 1000 ग्राम को हम लोग क्या बोल देते हैं, 1 किलोग्राम बोल देते हैं। तो उसी तरीके से जब 1000 जूल एनर्जी हो जाती है तो उसको बोलते हैं किलो जूल। तो सन ने प्रोड्यूसर को कितना दिया, 500 किलो जूल एनर्जी इसने दिया। अब इसने क्या किया, इस 500 जूल में से इसने क्या किया, अच्छा ये 5000 होगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। तो यहाँ पर 500,000 किलो जूल इसको मिला, और उसमें से एक मिनट ना, ये 475 है, यहाँ पर इसको कट कर दो। इसने क्या किया, 500 जूल एनर्जी मिला, उसमें से जो है 425 किलो जूल एनर्जी को इसने क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया, और बाकी जितना बचा उसको नेक्स्ट वाले को ट्रांसफर कर दिया। तो देखो इसका कितना परसेंट यहाँ ट्रांसफर हुआ है, आप यहाँ पर 75 जो है यहाँ पर ट्रांसफर जो है हुआ है, ठीक है। फिर इसको कितना मिला, 75 किलो जूल एनर्जी मिला। इसने क्या किया, इसमें से यहाँ पर कुछ फिर से गलत है, देखो यहाँ पर गलत छपा हुआ है। इसने वेस्ट कितना कर दिया, 425 किलो जूल, यहाँ पर मेरे ख्याल से होगा ये 5000 होगा और ये 750 होगा, ठीक है, तभी सही होगा। तो ये आप उसको छोड़ो, आप ये बस समझो कि इसके जितने एनर्जी थी उसके अगले वाले तक उसका 10% पहुंचा। अब यहाँ पर कितना था, 75 का 10% 7.5, 7.5 का 10% 0.75। तो अगले एनर्जी लेवल तक क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही क्या होती है, पहुंचती है, यही इसमें बता रहा है। और बाकी जितनी भी बचती है ना, वो सब किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, देखो, एनर्जी यूज्ड इन द लाइफ प्रोसेसेस इन द एक्सपेल्ड एज अ रेस्पिरेटरी वेस्ट इन द एक्सक्रीटरी प्रोड्यूसर एक्सेट्रा। तो जितना एनर्जी अगले पे गया और जितना वेस्ट हो गया, वो सब इसी फॉर्म्स में क्या होती है, लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन करने में जो है वेस्ट जो है हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब आप सिर्फ ये समझना कि अगले वाले तक 10% पहुंचा और बाकी 90% इस फॉर्म में क्या हो गया, वेस्ट हो गया, ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है। उसके बाद देखो, न्यूट्रिएंट्स साइकिल फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस। यू नो दैट देयर आर ओवर 100 एलिमेंट्स ऑन द अर्थ। अर्थ में आपको पता है कि 100 से ज्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं। दीज एलिमेंट्स आर आइदर इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट इन द नेचर। अब ये जितने भी एलिमेंट्स या तो हमको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, या लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे, या फिर गैसियस फॉर्म में जो है मिलते हैं। बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड बाय द सम ऑफ दिस एलिमेंट। अब कुछ जो बॉडीज जो होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ये इन्हीं एलिमेंट से जो है मिलकर बना हुआ होता है। सेवरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, न्यूक्लाई, एसिड आर द सिंथेसाइज्ड इन द लिविंग बॉडीज which are carbon compounds. Often we study about this as carbon, nitrogen and the other cycles. हमारी बॉडी में जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे हमारे बॉडी को रन करने के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट्स चाहिए, न्यूक्लिक एसिड चाहिए, तो ये सब किसके होती है, ये सब जो है कार्बन के ही तो कंपाउंड्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमारे बॉडी के फॉर्मेशन में कार्बन का क्या है, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है प्रेजेंट है। अब ये सब चीजें आपको कैसे जानने को मिलेंगी, तो ये आप जब बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से कार्बन जो है हमारे बॉडी को चलाता है। जितने भी प्रोटीन हो गए, विटामिन हो गए, इसमें कहीं ना कहीं कार्बन जो है प्रेजेंट होता है। अब देखो, आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिया है जिसमें वो कार्बन साइकिल के बारे में बता रहा है कि कार्बन साइकिल मतलब क्या होता है। पहले देखो, साइकिल का मतलब क्या होता है, जो चीज जहां से स्टार्ट हो रही है वहीं पर आकर खत्म होगी, तभी तो साइकिल खत्म होगा। तो यहाँ पर ये कार्बन साइकिल को बता रहा है कि जैसे ये ट्रैक्टर्स हो गए, व्हीकल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए, ये सब क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज करते हैं, मतलब कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। फिर ये जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होता है। तो जो चीजें व्हीकल्स ने, इंडस्ट्रीज ने क्या की, प्रोड्यूस की, वो एटमॉस्फेयर में चली गई। अब एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में है, इसको कौन यूज करता है, इसको यूज करते हैं प्लांट्स अपना फूड बनाने के लिए। फिर ये कार्बन, एटमॉस्फेयर का जो कार्बन डाइऑक्साइड था जिसमें कार्बन छिपा हुआ था, इसको किसने यूज कर लिया, ये जो कार्बन, जो प्लांट्स हैं, इन्होंने अपने फूड बनाने के लिए इसका यूज जो है कर लिया। फिर जब प्लांट्स जब मरते हैं या जब उनका डिस्ट्रॉय होता है, तो उनके अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए जब लकड़ी सूखता है, पेड़ पौधा सूखता है, तो उसको जलाने से हमको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमको रिलीज होती है कि नहीं, धुआं निकलता है कि नहीं। ये धुआं कहाँ से आया, वो पौधे ने अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया था।
जब वो मर गया तो उसके अंदर में कार्बन के फॉर्म में ये प्रेजेंट है और यही चीजें क्या बनती है, कोयला बनती है। फिर आगे चलकर फिर ये कहाँ पहुंच गया, जमीन के अंदर पहुंच गया, क्योंकि पेड़ पौधे मरेंगे तो जमीन में दफनाएंगे, जमीन में दफनाने से ये क्या होंगे, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में क्या हो जाएंगे, पेट्रोल में, डीजल में, नेचुरल गैसेस में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। फिर इसका हम लोग ह्यूमन बींग्स क्या करता है, एक्सट्रैक्शन करता है, फिर अपने व्हीकल्स को रन करने में, इंडस्ट्रीज को रन करने में यूज करता है इसी फ्यूल का। फिर यही फ्यूल कार्बन डाइऑक्साइड बन के एटमॉस्फेयर में जाते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स फूड के लिए यूज करते हैं, फिर जब प्लांट्स मरते हैं जमीन के अंदर जाते हैं तो फिर से पेट्रोलियम डीजल बनता है, और इस तरीके से ये साइकिल जो है कंटिन्यूअसली जो है चलते रहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं ह्यूमन इंटरवेंशन इन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम की बात करें उसमें ह्यूमन का इंटरवेंशन जो होता है बहुत सारे तरीकों से होता है। ह्यूमन बींग्स इम्पैक्ट इकोसिस्टम इन सेवरल वेज। We may see in the carbon cycle itself that the excess use of fossil fuel increase the level of oxide of the carbon in the carbon particles। जैसे कि ह्यूमन बींग्स का मतलब इंटरवेंशन कैसे होता है, जैसे अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या करते हो, फॉसिल फ्यूल्स मतलब पेट्रोल, डीजल, कोयला, नेचुरल गैस का यूज करते हो, तो उससे क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज होती है। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो ये कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है, जिसके कारण से क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। अब जब पॉल्यूशन होगा तो बहुत सारी चीजें और भी होती हैं, जैसे अभी आप लोग देखना ठंडी के दिनों में जो हमारा कैपिटल है इंडिया का दिल्ली, दिल्ली में वहां पर फ्रेश एयर मिलना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होता है, पंजाब और हरियाणा के जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने क्रॉप्स की कटिंग करने के बाद जो खेत में बचा हुआ रेसिड्यू जो होता है, खेत में बचा हुआ, उसको जला देते हैं जिससे धुआं निकलता है। तो ह्यूमन का इंटरवेंशन क्या है, इन्वायरमेंट में जो है हर जगह से जो है होता है। We know that to protect our farms and the get maximum produce, we use different type of chemicals। इसके अलावा हमको पता, ये भी पता है कि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो फार्मर्स होते हैं हम लोग क्या करते हैं, केमिकल्स वगैरह जो है यूज करते हैं। Several of these like herbicides, insecticides, fungicides etc. used to remove the unwanted plants growing in the farm। अब आपको पता होगा कि आपने कहीं ना कहीं से भी फार्म लैंड पे गया ही होगा, तो वहां पर अननेसेसरी जो प्लांट्स होते हैं उसको हटाने के लिए जो फार्मर जो होते हैं वो क्या करते हैं, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स जो है यूज करते हैं। Insect and the disease causing micro and the microorganisms, some of these chemicals are decomposed quickly while the several other remain in the soil for the long period। अब इसमें से कुछ केमिकल्स जो होते हैं जिसका छिड़काव करने से ये कुछ देर बाद उड़ जाती हैं, और कुछ केमिकल्स जो होती है काफी लॉन्ग टाइम तक जमीन के अंदर में क्या रहती है, प्रेजेंट हो जाती हैं, जिसके कारण से जो प्लांट्स पर क्या होता है, एडवर्सली जो है उल्टा इफेक्ट जो है पड़ता है, और जो लैंड होती है वो क्या होती है, बैरन जो है हो जाती है। Chemicals that remain in the soil often affected the physical and the chemical properties of the soil। अब अगर जो केमिकल्स हमने अनवांटेड या अननेसेसरी प्लांट्स को हटाने के लिए यूज किया है वो तो सॉइल के अंदर चला गया, तो जब सॉइल के अंदर चले जाएगा तो सॉइल के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है, दिस रिड्यूसेस क्रॉप प्रोडक्शन ओवर टाइम। अब अगर आप लॉन्ग टाइम तक केमिकल्स का यूज करते रहोगे तो सॉइल की क्वालिटी खराब होती रहेगी, जिसके कारण से प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कन्वर्जन ऑफ सच एरिया इनटू फर्टाइल लैंड इज वेरी डिफिकल्ट। और एक बार अगर कोई लैंड अगर क्या होगी, अनफर्टाइल हो गई, तो उसको दोबारा फर्टाइल कर पाने क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। Thus, it is suggested that the use of artificially manufactured chemical be reduced to protect both our environment and us। इसीलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि आप आर्टिफिशियल जो प्रोड्यूस जो मैन्युफैक्चर्ड केमिकल्स हैं उसका यूज कम करो, क्योंकि इसका इफेक्ट इन्वायरमेंट पर भी होता है और हम पर भी होता है। हम पर कैसे होता है, तो जो फार्मर्स होते हैं प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए केमिकल्स का यूज करते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि केमिकल जो है गायब हो जाएंगे, वो केमिकल्स क्या होते हैं, फूड के अंदर पहुंच जाते हैं, और उन्हीं फूड्स को हम लोग, राइस को, जो भी वीट हो गया उसको खाते हैं, तो उनमें केमिकल्स जो है रहती है, जिसके कारण से हमको बहुत सारी बीमारियां भी होती है। ठीक है, तो ये सब किसके कारण से होता है, केमिकल्स के कारण जो है होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो। बाय बाय।